हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सभी को नमस्कार। यहाँ पर शिक्षक भर्ती 2020-21 इस स्पेशल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चंस में, जब आप सामाजिक अध्ययन की बात करते हो, ईवीएस एंड सोशल स्टडीज़, और उसके तहत आपके नेचुरल एसेट्स क्या होती हैं, यहाँ पर प्राकृतिक संपदा, उनको लेकर के बात करेंगे। लास्ट तक वीडियो के आप बने रहिएगा, काफ़ी कुछ चीज़ें आप यहाँ से सीख करके जाओगे। पहली बात इन्होंने बोली है कि मरुस्थल परिभाषित किया जाता है, आप डेजर्ट किन्हें कहते हो? उस क्षेत्र के रूप में जहाँ जो वार्षिक वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। मतलब जब आप एवरेज रेनफॉल की बात करते हैं, अगर वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो हम ऐसी जगह को डेजर्ट बोल देते हैं आप, या फिर आप मरुस्थल कह देते हो। आगे है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो वो सहारा मरुस्थल है। नेक्स्ट कहा गया है, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल। दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एक, अगर आपसे ये पूछता है सबसे बड़ा मरुस्थल तो सहारा, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल तो वो थार मरुस्थल होगा। ये है आपका तकला मकान। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तकला मकान करके है, ये मरुस्थल कहाँ पे है? तो वो चाइना में है। नेक्स्ट है आपका गोबी। गोबी मरुस्थल किस देश में है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा तो वो थार ही है, और इसी थार को ध्यान रखिएगा साउथ एशिया में है। इसी थार को आप क्या बोलते हो कि संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल भी है। अटाकामा कहाँ पे है? अटाकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में है। जब आप पूरे वर्ल्ड की मैप की बात करते हो तो ऊपर यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका और नीचे आपको साउथ अमेरिका देखने को मिलेगा, एकदम लेफ्ट साइड में। ठीक है। फिर है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र कौन सा है? ड्राई एरिया को लेकर के आप ऐसे में बात करते हो तो अटाकामा मरुस्थल ही है, और अटाकामा मरुस्थल कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में है। आगे है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। तो पैटागोनियन मरुस्थल जो है वो आपका एक शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। सवाना, ये है आपका सवाना घास भूमि भी आप इसे कहते हो। तो सवाना का सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में देखने को मिलता है। जैसे वेल्ड्स है आपका साउथ अफ्रीका को लेकर के आप ऑस्ट्रेलिया को लेकर के आप बात कर लेते हो, ऐसे ही प्रेरीज मैदान होते हैं और बहुत सारे। डाउन्स है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। वेल्ड्स साउथ अफ्रीका का है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है। तो कुछ इस तरीके से ये जो आपके घास के मैदान हैं, इनको भी आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। साउथ अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? तो जैसे पैम्पास है, वो कहाँ मिलेगा आपको? साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों ही जगह पे देखने को मिलता है। आगे है, कौन सा शीतोष्ण घास का मैदान इनमें से नहीं है? तो सवाना इसमें से नहीं होगा, इन्होंने बताया हुआ है। पैम्पर्स कहाँ पे मिलता है? तो पैम्पर्स अभी आपने ऊपर भी देखा कि जब आप बात करते हो साउथ अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों ही जगह है आपको ये देखने को मिलेंगे। आगे है, ग्रीष्मकाल में आर्द्र ऊष्मा यानी कि ह्यूमिड हीट का अनुभव होता है। कहाँ? जब मौसम उमस वाला होता है, मगी करके यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। हॉर्स करके लिखा है, हॉर्स अक्षांश से संबंधित है। तो 30 डिग्री जब आप नॉर्थ की बात करते हो और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ में और 30 डिग्री जब आप सदर्न हेमिस्फीयर में होते हो उधर की तरफ, तो वो अक्षांश जो है वो हॉर्स रिलेटेड होता है, उसे हॉर्स लैटिट्यूड के नाम से भी जानते हैं। अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए कौन सा बादल जाना जाता है? तो ये वर्षा स्तरीय होता है। ऐसे ही वर्षा कपासी बादल होते हैं, ये बादलों के प्रकार में आपके देखने को मिलते हैं। जैसे पक्षाभ स्तरीय है, वर्षा स्तरीय है, वर्षा कपासी बादल हैं। आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक ऊंचाई के बादल कौन से होते हैं? तो पक्षाभ स्तरीय बादल कहलाते हैं। आगे कहते हैं ये कि वैसे के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पर जाड़े का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। एक चीज़ और आपको यहाँ पर पता चली है कि जो चिनूक हवाएं हैं वो यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती हैं। यहाँ पर लिखा है कि समुद्री क्षेत्र में, विश्व में किस समुद्री क्षेत्र में लंबी 40 पवनें जो है वो प्रवाहित होती हैं? प्रेम 50 करके है, लंबी 40, ये सारे पवनों के प्रकार हैं। तो ये आपका हिंद महासागर, इंडियन ओशियन में आपको मिलेंगी। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर के विचलन का जो है कारण क्या है? वो है रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। किसका? पृथ्वी का घूर्णन अपने अक्ष पर। आगे कहते हैं, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती हैं वो क्या होती हैं? तो वो व्यापारिक पवनें कहलाती हैं ये। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इसमें फॉन एक स्थानीय हवा है। तो फॉन कहाँ की स्थानीय हवा है? वो है स्विट्जरलैंड की। आपसे चिनूक अगर पूछता है तो चिनूक कहाँ की है? अभी जैसा कि मैंने आपको बताया यूएसए की।
रुधिर वर्षा कहाँ पे होती है, उसे हम जो है ब्लड रेनफॉल की तरीके से मानते हैं, तो वो इटली में देखने को मिलती है। मतलब उसका कलर जो है वो रक्त के कलर जैसा होता है, इसीलिए रुधिर वर्षा के नाम से उसे हम जानते हैं। वैश्विक वन क्षेत्र में से किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सबसे ज़्यादा है, तो शीतोष्ण जो शंकु वृक्षी हैं, वैश्विक उसको लेकर के बात की है, विश्व स्तर पर बात की है, तो शीतोष्ण शंकु वृक्षी वन जो है वो सबसे ज़्यादा मिलेंगे। सदाबहार वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके ब्राज़ील में देखने को मिलेंगे आपको। फिर दिया है इन्होंने कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरीके के वन पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय वन होते हैं जो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं। ये आपका ग्लोब है, बीच से जाने वाली रेखा, ग्लोब यानी पृथ्वी का प्रतिरूप, पृथ्वी यानी कि भू के बीच से जाने वाली रेखा भूमध्य रेखा होती है। इसी को हम 0 डिग्री लाइन बोल देते हैं। इस वाली लाइन पर ध्यान दीजिएगा, वर्ष भर टेम्परेचर, जो सूर्य की किरणें होती हैं वो आपकी परपेंडिकुलर लंबवत पड़ रही होती हैं। वर्ष भर तापमान ज़्यादा होता है। जब तापमान ज़्यादा होगा तो आसपास की जो भी जलराशियाँ हैं, जो भी वाटर बॉडीज़ हैं, वहाँ से इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी जो है वो ज़्यादा होगी। जब वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वाष्पीकरण के बाद संघनन यानी कि कंडेंसेशन ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण यहाँ पर बादलों के ऊपर ठंडा होने की जो प्रक्रिया है, जो भाप बन की चीज़ें ऊपर उठी, हल्की होकर के ऊपर उठी, वहाँ संघनन की प्रक्रिया, कंडेंसेशन, ठंडी हुई, और उसके बाद देखने को मिलता है प्रेसिपिटेशन। ध्यान दीजिएगा, तो बारिश भी ज़्यादा होती है। तापमान ज़्यादा, ज़्यादा वाष्पीकरण, ज़्यादा संघनन और ज़्यादा वर्षण, ध्यान रहे। इसीलिए अक्सर देखने को मिलता है कि जो भूमध्य रेखा है, इसे हम विषुवत रेखा, इसे हम इक्वेटर 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, ये यहाँ पर किस तरीके के वन है, उष्णकटिबंधीय वन देखने को मिलते हैं। पृथ्वी पर घने यानी डेंस वन अधिकतर कहाँ मिलते हैं, तो विषुवत रेखा के पास में, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। तापमान ज़्यादा, बारिश ज़्यादा। आगे है, विस्तृत उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कांगो घाटी में देखने को मिलते हैं। फिर आगे कहते हैं कि विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन कहाँ हैं, तो ब्राज़ील में है सबसे बड़े और घने वन। किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन आच्छादित है। जब आप पूरे जियोग्राफिकल एरिया को लेकर के बात करते हो, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा भाग जो है उसका वो पेड़ों से ढका हुआ है, वो है जापान। आगे है, कोड़धारी वन नहीं पाए जाते हैं, तो ये अमेजोनिया करके हैं, वहाँ नहीं मिलते हैं। अक्सर आपके शंकुधारी वन कहाँ मिलते हैं, तो शीतोष्ण क्षेत्र में आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब आप इक्वेटर के आसपास हो, शीतोष्णकटिबंधीय मतलब आप नॉर्दर्न पोल की तरफ, सदर्न पोल की तरफ जा रहे हो, समझ रहे हैं आप, ठीक है। आप नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ जा रहे हो या नीचे की तरफ, इस ग्लोब के उसमें, ये बीच में इक्वेटर की लाइन है आपकी। चलिए, अफ्रीका के किस देश में सघन उष्णार्ध वन है, तो आइवरी कोस्ट करके है, वो आपका मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक, प्रोड्यूसर भी है और एक्सपोर्टर भी है, वो है कनाडा। ध्यान दीजिएगा, मुलायम लकड़ी और लकड़ी की लुगदी, ये बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा देश विश्व में ईंधन काष्ठ का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो इंडोनेशिया का नाम आता है। आपसे कहा है कि डेल बर्जिया, एक डेल बर्जिया लिखा है, इस जाति का संबंध किससे है, ये किससे संबंध रखता है अपना, ये जाति संबंधित है तो शीशम से संबंधित है। शीशम के पेड़ को डेल बर्जिया भी कह देते हो आप, या उस की जाति से रिलेट करता है। ये मुख्य कारक जो किसी क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करता है वो अक्षांशीय स्थिति होती है, यानी लैटिट्यूडनल जो भी उसकी लोकेशन होगी। कहते हैं कि पृथ्वी के अधिकतर प्रतिशत पर फैला हुआ इनमें से कौन सा प्रकार है, तो वो शुष्क प्रदेश है। फिर है, भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ पाई जाती है। अभी अभी मैंने आपको बताया भूमध्य रेखीय जलवायु कहाँ मिलेगी, जहाँ भूमध्य रेखा होगी, मतलब विषुवत रेखा की बात की जा रही है। तो भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर के, ये रहा आपका इक्वेटर, ये रही आपकी भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसके 5 डिग्री ऊपर और इसके नीचे 5 डिग्री साउथ में, 5 डिग्री नॉर्थ में, 5 डिग्री साउथ में आपको भूमध्य रेखीय जलवायु जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये आपका शांत क्षेत्र भी कहलाता है, ऐसे में शांत एरिया रहता है। डोल्ड्रम बोलते हो इसे आप, क्या कहते हो, डोल्ड्रम, कभी आपने नाम सुना होगा। 5 डिग्री ऊपर ये आपका डोल्ड्रम भी कहलाता है। डोल्ड्रम मतलब जो शांत एरिया होता है, शांत क्षेत्र करके आप इसे बोल देते हो। आगे है, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है, तो निश्चित शुष्क और आर्द्र ऋतु करके लिखा हुआ है। भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ होती है, भूमध्य द्रोणीय क्षेत्र में। यहाँ पर ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है, जलवायु चरम है, वर्षा कम है, लोग जलवासी पशुचारक जो है हुआ करते थे। ये किस क्षेत्र का अच्छा वर्णन बता रहे हैं, मध्य एशिया स्टेपी प्रदेश जो है वहाँ को लेकर के बात
की जा रही है। बांग्लादेश जो दक्षिण एशिया में स्थित है, किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये मानसून के अंतर्गत आता है, आपका मानसूनी जलवायु है। नॉर्वे में किस मौसम में वर्षा होती है? तो शीत ऋतु में अक्सर जो है यहाँ बारिश देखने को मिलती है। आगे है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में बारिश, शीत ऋतु, संसार का आर्द्रतम स्थान, मौसिनराम चेरापूंजी की बात कर देते हो, सबसे ठंडा बर्फोयांश, जी हाँ, साइबेरिया में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अल नीनो और दक्षिणी दोलन कहते हैं कि अल्पकालिक जलवायु संबंधी, मतलब एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन का जो क्लाइमेटिक चीज़ है, कहते हैं कि संबंधी भविष्य एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षेत्र मानसून वर्षा से रिलेट करता है। तो अल नीनो और ये दक्षिणी दोलन है, जिसके कारण यहाँ पर जो मानसूनी बारिश है वो देखने को मिलती है। कहाँ? भारत में। किस मिट्टी में कोशिका, ये कोशिका नहीं केशिका करके है, ठीक है, कैपिलरी बोलते हो आप इसे, इसमें सबसे अधिक प्रभावशाली है तो चिकनी मिट्टी होती है, क्लेई सॉइल करके बोलते हो। फिर कहते हैं कि मृदा संरक्षण का प्रक्रम, यानी मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। टेरा रोसा जो है वो चूना पत्थर से रिलेट करता है, आपका ध्यान रहे। और इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर आके और सारे सवाल दिए हुए हैं जिनको आप देख भी पा रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद आशा है कि काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ से आप सीखे होंगे। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा बाकियों के साथ में इसे। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।